सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के यूट्यूब लाइव में आपका फिर से स्वागत है। तो सीबीएसई के रिजल्ट आ चुके हैं और कई सारे बच्चे अब काफी खुश हैं अपने रिजल्ट से, क्योंकि काफी अच्छा रिजल्ट आया है इस बार। एवरेज मार्किंग हुई है, थोड़ा कुछ बच्चे थोड़े दुखी भी हैं, बट सीबीएसई के रिजल्ट आईएससी से काफी बेटर आए हैं। इसीलिए कई आईएससी के बच्चे थोड़े डरे हुए हैं कि उनको शायद वो प्रेफरेंस ना मिल पाए। इंग्लिश के मार्क्स काफी कम है आईएससी में इस बार। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, कई लोगों के ग्रीवांसेस हैं, कई लोग खुश हैं। तो इस बीच में मैंने सोचा कि आज आप सबसे एक नए करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात की जाए, क्योंकि रिजल्ट आ चुके हैं। बच्चे अब अपने मार्क्स के हिसाब से अपना करियर प्लान कर सकते हैं। वैसे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम और मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम नीट अभी भी हुई नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों के लिए ये रिजल्ट बस एक बेसिक नॉलेज दे रहा है कि भाई उनका क्या प्रिपरेशन रहा 12th का, उस हिसाब से वो अब आगे बढ़ सकते हैं। बट जब तक उनके नीट और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम हो नहीं जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेनली ये वीडियो मैं उन सब बच्चों के लिए फोकस कर रहा हूँ जो बच्चे इस बार क्लास 12 के रिजल्ट के बाद अभी से कुछ सोच रहे हैं कि अगर इंजीनियरिंग और मेडिकल ना हो तो क्या कर सकते हैं। देखिए, 12th के बाद आपका प्रिपरेशन कैसा है इंजीनियरिंग या मेडिकल का, वो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली रिजल्ट आने के समय मेडिकल और इंजीनियरिंग के भी रिजल्ट आ जाते हैं, बट अभी तक एग्जाम ही नहीं हुई है इंजीनियरिंग और मेडिकल की। तो इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए आप 100% प्रिपरेशन कर सकते हैं वो बच्चे जो अपना करियर इन दो लाइन में चूज करना चाहते हैं, और जो इस करियर के अलावा बाकी करियर की तरफ सोच रहे हैं उनके लिए कई सारे कोर्सेज के बारे में मैं बताऊंगा। तो शुरू करते हैं 12th के बाद क्या क्या कोर्सेज पे आप वर्क कर सकते हैं। तो पहला कोर्स, ये सिर्फ आर्ट साइंस कॉमर्स से अलावा बहुत सारे बच्चे अलग अलग फील्ड को चूज करते हैं। तो पहला कोर्स अगर देखते हैं तो सीए का, जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो सीए को चूज कर सीए का प्रिपरेशन कर सकते हैं। बीकॉम, सीएस, बीएलएलबी, ये सारे कोर्सेज के बारे में आप सोच सकते हैं। नॉर्मली हमारे जो व्यूअर्स रहते हैं वो साइंस एप्लीकेशन, साइंस के स्टूडेंट ज्यादा रहते हैं, बट जो साइंस के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए मैं अभी कुछ कोर्सेज बता देता हूँ। आप अगर चाहें बीबीए का कोर्स चूज कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का। बाद में जाके एमबीए करके भी परस्यू कर सकते हैं अपने करियर को इन अ गुड फील्ड। बीसीए किया जा सकता है। इकोनॉमिक्स पे अगर आपके इंटरेस्ट है तो इकोनॉमिक्स पे जाइए। और अगर अभी मल्टीमीडिया का जमाना है तो एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया में भी काफी अच्छे कोर्सेज हैं। मैं कुछ लिंक दे दूंगा नीचे, कोर्सेज की लिस्ट दे दूंगा, ताकि आप लोग उसको सेलेक्ट कर सकें और उसके बारे में आगे पढ़ सकें। मैं अभी जस्ट 1 to 1 आप सबसे बोल रहा हूँ कि क्या कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो आप मुझे नीचे कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देने का। तो फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी अभी काफी अच्छा कोर्स रहेगा फ्यूचर में जाकर के। इस कोर्स पे काफी, क्योंकि इंडिया इज एन अपकमिंग इकोनॉमी, कोरोना के बाद बहुत सारी चीजें बदलेंगी जरूर, बट फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी कोर्स का बहुत डिमांड रहेगा। इवेंट मैनेजमेंट में अभी बहुत सारी क्रिएटिविटी की जरूरत है, क्योंकि ओवर द टाइम इवेंट मैनेजमेंट में भी ऑनलाइन इवेंट करने का बहुत बड़ा एक स्कोप आते जा रहा है। धीरे धीरे जिस तरीके से भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, इवन ऑनलाइन इवेंट्स को मैनेज करना, ये भी एक बहुत बड़ा स्कोप बनने वाला है। इसको लेकर के भी आप लोग जो बच्चे फ्यूचर का सोच रहे हैं, इन सब जगह पे फ्यूचर सोच सकते हैं। अब वापस आते हैं जो हमारा फेवरेट स्ट्रीम है इस चैनल का, साइंस स्ट्रीम। 12th के बाद क्या क्या आप कर सकते हैं। पहला, सबसे जो सब मैक्सिमम बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो एमबीबीएस की तरफ जाते हैं, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये ग्रेजुएशन के बाद 5 साल का कोर्स है, 4.5 साल का इंडिया में कोर्स है, प्लस 1 साल का इंटर्नशिप। तो ये कोर्स का ड्यूरेशन टोटल 5.5 साल का होता है। इस कोर्स से रिलेटेड कई वीडियोस हमने बनाए हैं हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ बीटेक, जो इंजीनियरिंग के एग्जाम है, उसके बाद आप बीटेक में अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं। आईआईटी है, अपने एनआईटीज है, और अपने स्टेट लेवल पे अच्छे कॉलेजेस, अच्छे यूनिवर्सिटीज का एडमिशन के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। बी आर्क भी बहुत अच्छा फील्ड है, जो आर्किटेक्चर बनना चाहते हैं। क्लास 12 में अगर आपने अच्छे से आपका मैथ्स पे अच्छा कंट्रोल रहा है तो आप डेफिनेटली बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर बी आर्क पे ध्यान दे सकते हैं। उसके लिए भी अलग से एग्जाम कई बार होती है, सो आप देख सकते हैं। कई बच्चे जो इस बार बीटेक को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई बीटेक का एडमिशन इंजीनियरिंग के एंट्रेंस के बाद होगा, वो कुछ बीसीए भी कर सकते हैं। अगर आईटी और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आप
बीटेक करना चाहते हैं, उन्हें बीटेक कंप्यूटर साइंस अगर आप करने में अभी थोड़ा मुश्किल हो रही है प्रिपरेशन में, या ईयर ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं, तो आप बीसी या इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना चाहते, तो आप बीसीए कर सकते हैं। और बीसीए प्लस एमसीए इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू आपका बीटेक हो जाता है, मतलब टोटली सेम तो नहीं है, बट ऑलमोस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी सिमिलर होती है बीसीए प्लस एमसीए करने के बाद। जॉब अपॉर्चुनिटी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, लाइक बीटेक इन आईटी या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। मास मीडिया एंड जर्नलिज्म पे भी बहुत बच्चे जा सकते हैं, 12th में साइंस करके आप मास मीडिया और जर्नलिज्म की तरफ अपना प्लान कर सकते हैं। इसमें ब्रॉडकास्टिंग ऑफ न्यूज, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब कवर्ड होती है, तो ये भी 3 साल का कोर्स होता है। तो जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके लिए ये ऑप्शन भी खुला रहता है। कुछ बच्चे साइंस लेने के बाद डिसाइड करते हैं कि भाई मुझे लॉ करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं आप एज अ लॉयर अच्छा करियर देख सकते हैं, तो आप साइंस लेने 12th के साइंस के रिजल्ट के बाद भी आप लॉ के तरफ अपना करियर प्लान कर सकते हैं। तो इसके अलावा एनिमेशन है, चार्टेड अकाउंटिंग, ये सब भी करियर ऑप्शन ओपन है फॉर साइंस स्ट्रीम के बच्चे। तो चलिए आते हैं फिर से बी फार्मा के तरफ। और बी नॉर्मल बीएससी तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन बी फार्मा भी बहुत अच्छा एक स्कोप बनते जा रहे हैं। ये 4 साल का कोर्स है। फार्मेसी इंडस्ट्री जिस तरीके से मेडिकल का एक डिमांड है, डॉक्टर का एक डिमांड है, फार्मासिस्ट का भी बहुत बड़ा डिमांड आने वाले समय में आते जा रहे हैं। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी है, आपके एग्रीगेशन 50% के ऊपर है, तो आप इजीली आप बी फार्मा की तरफ फोकस कर सकते हैं। बी फार्मा भी बहुत अच्छा एक स्कोप है। बीएससी नर्सिंग स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट काफी प्रिफर करते हैं बीएससी नर्सिंग। जीएनएम तो इस साल से ऑलमोस्ट एडमिशन बंद हो गया, तो बीएससी नर्सिंग का भी एक अच्छा स्कोप है। कोलकाता से कई बच्चे हैं एडमिशन लिए हैं लास्ट ईयर भी। और तो बीएससी नर्सिंग में काफी, क्योंकि इस बार कोरोना वॉरियर्स में अगर देखा जाए डॉक्टर के साथ जो सबसे ज्यादा पैरेलली खड़े रहे हैं वो है नर्सेस, तो बीएससी नर्सिंग का भी काफी अच्छा स्कोप माना जा रहा है इस बार। तो ये सब मेजर कोर्सेज हैं जो आप 12th साइंस के बाद कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, इवेंट मैनेजमेंट, ये सारे कोर्सेज तो ओपन फॉर ऑल है। साइंस स्ट्रीम के बच्चे भी ये सब, अगर अपना स्ट्रीम में से पैरेलल आप कुछ अलग कुछ करना चाहते हैं, तो ये सब कोर्सेज आप चूज कर सकते हैं। कमिंग बैक टू मेडिकल एडमिशन, तो ये सारे कोर्सेज के बारे में मैंने बताया है कि ये सारे कोर्सेज आपके साथ ऑप्शन है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट, गवर्नमेंट, हर जगह का अपना अपना तरीका है एडमिशन का। तो उन सबको फॉलो करते हुए आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज जहां पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो पर्टिकुलर कॉलेज पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके गाइडलाइंस को फॉलो करें। और इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए, हम आपको गाइड जरूर करेंगे कि किस कॉलेज में या किस जगह पे आपका अप्लाई करनी चाहिए। कमिंग बैक टू मेडिकल एडमिशन, जो हमारा फोर्टे रहा है, तो बहुत सारे कंसल्टेंट अभी बोल रहे हैं कि कैसे भी करके आप एडमिशन लीजिए, सीट्स कम हो रही है, सीट्स भर जा रही है। मैं अभी खुल के ही बताऊंगा कि मैं अभी किसी को प्रेफर नहीं करूंगा कि साइंस का जस्ट क्लास 12 के बेसिस पे आप एडमिशन ले लें मेडिकल जैसे कोर्स में। तो पहले आप नीट का एग्जाम दीजिए, खुद को जज करिए, खुद को कैपेबिलिटी को जज करिए, क्योंकि 12th का एग्जाम और नीट का एग्जाम में जमीन आसमान का डिफरेंस है। 12th का जो एग्जाम होता है ये एग्जिट एग्जाम है, इसमें ऑलमोस्ट सारे बच्चे पास कर जाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें रिजेक्शन नहीं होता, इसमें हर बच्चे जिस पर्टिकुलर परसेंटेज के ऊपर मार्क्स लाते हैं सब पास हो जाते हैं। बट एंट्रेंस एग्जाम आपके लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम होता है, स्पेशली जो अभी नीट का एग्जाम होगा या जेई का एग्जाम होगा जो इंजीनियरिंग देना चाह रहे हैं। तो नीट के एग्जाम भी अगर आप देते हैं तो वो पहला एग्जाम होगा आपका जो एग्जिट एग्जाम होगा, सॉरी एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो एंट्रेंस एग्जाम का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अलग है। इसमें आपका रिजेक्शन होने वाला है, सिलेक्शन नहीं। मतलब अगर यहाँ पर इतने सारे बच्चे जो एग्जाम देने बैठते हैं, 16 लाख बच्चे, इससे कितना होता है? अगर गवर्नमेंट कॉलेज में देखें 35,000 का, और ऑलमोस्ट 30-40,000 और 40,000 का होता है प्राइवेट कॉलेज में। तो इतने बच्चों का सिलेक्शन होता है, बाकी सबका रिजेक्शन होता है। लेकिन रिजेक्शन उनका जिस कोर्स एमबीबीएस कोर्स से होता है, लेकिन उनको वो अपॉर्चुनिटी रहती है कि अब्रॉड जाके आप एमबीबीएस पढ़ सके। उनमें से ऑलमोस्ट 50% बच्चे तो रिजेक्ट हो जाते हैं कि वो एमबीबीएस पढ़ ही नहीं सकते। तो ये रिजेक्शन क्यों होती है? कई बार आप देखेंगे 80% लाए हुए क्लास 12 के बच्चे नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, वे ऑफ थिंकिंग इज टोटली डिफरेंट। आप प्लान करके जाते हैं क्लास 12 में, आपको पता है कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर से वैसे क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन टू द पॉइंट होते हैं। बट एंट्रेंस एग्जाम में आपको एक टाइम लिमिट दी जाती है, इसमें हर वास्ट सब्जेक्ट रहता है, वहां पर डिसीजन मेकिंग, कौन सा क्वेश्चन कर छोड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो 12th के बाद अगर आपके अच्छे परसेंटेज आए और आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको जज करना है कि अभी जो आपके अच्छे मार्क्स आए भी हो, लेकिन सेम चीज जरूरी नहीं है आप रिपीट कर पाए नीट और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में। तो वहां पर आपको बहुत सोच समझ करके प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो कोचिंग सेंटर्स में टीचर्स हैं, वो सब आपको टेस्ट सीरीज है, ये सब चीजों से आपको एक आइडिया हो ही जाता है कि सेम एग्जाम सेम सब्जेक्ट को जानना और सेम सब्जेक्ट में परफॉर्म करना, सेम चैप्टर को जानना और सेम सब चैप्टर के कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस करना में डिफरेंस है। तो प्रिपरेशन का इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आप नीट क्वालिफाई करते हैं तो एक बेसिक यार्ड हो जाता है कि हाँ आप यू आर एजुकेटेड इनफ, यू हैव बेसिक कॉम्पिटिटिव स्किल्स टू कम्पीट इन सच एग्जाम। तो ये चीज आपको एक डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में काफी हेल्प करता है, क्योंकि एज ए डॉक्टर आपको फास्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो जब आप इस टाइप के एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, तब आपके अंदर की वो फास्ट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, इन सब का जजमेंट हो जाता है, काफी हद तक हो जाता है। तो उसको आप क्लास 12 के एग्जाम से कंपेयर मत करिए। भले ही क्लास 12 के एग्जाम के बेसिस पे कई जगह पर मेडिकल सीट मिल जाते हैं, बट नीट का एग्जाम एक एग्जिट एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम और एग्जिट का एग्जाम, एग्जिट एग्जाम है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। आपको पता नहीं नीट में क्या स्कोर आप लाएंगे कि आप पास कर सकें। हो सकता है नीट का कट ऑफ 200 हो जाए, हो सकता है नीट का कट ऑफ 80 हो जाए। तो आपको खुद भी नहीं पता है जिस रेस में आप दौड़ने वाले हैं कितने मीटर के बाद उस रेस में आप जीतेंगे या क्वालिफाई करेंगे। तो ये इस तरह के एग्जाम का मजा ही कुछ अलग है, इस तरह के एग्जाम का टेंशन भी कुछ अलग है। और जो इस तरह के एग्जाम में अच्छा करते हैं उन्हें माना जाता है कि दे आर द पीपल हु कैन टेक गुड डिसीजन इन देयर लाइफ, इन देयर एजुकेशन। तो ऐसे बच्चों के लिए एंट्रेंस एग्जाम बनाए गए हैं ताकि उनको सेलेक्ट किया जा सके और उनको राइट फील्ड, राइट करियर चूज करने में हेल्प किया जा सके। तो एंट्रेंस एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंस है, तो इसको इग्नोर करना सही नहीं है। तो जो बच्चे मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, करते रहें। उसके बीच में किसी कंट्री का कट ऑफ डेट निकल जाएगा, किसी कंट्री का एडमिशन डेट निकल जाएगा, इन सब डर से आप फट से कहीं पर अप्लाई ना कर दें। अप्लाई करके फिर नीट को, गवर्नमेंट से बहुत सारी अपील की कि PIL फाइल की कि अब्रॉड पढ़ने के लिए नीट को छोड़ दिया जाए, बट मैं उस तरह की चीजों को बिलीव नहीं करता। मैं मानता हूँ कि नीट का प्रिपरेशन, नीट का एग्जाम एक वैलिड पैरामीटर है टू जज स्टूडेंट्स कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, जो आपको थ्रू आउट मेडिकल के करियर में भी लगेगा। आप जब मेडिकल पढ़ने जाते हैं, इवन अब्रॉड भी जाते हैं, तो वहां पर भी टॉपर्स के टाइप के लोग ही सारे आते हैं। उस बीच में अब आप जाते हैं तो वहां भी कंपटीशन होती है। उस कंपटीशन में अच्छा फेयर करना है तो आपको जज करना पड़ेगा कि हाउ यू परफॉर्म इन कंपटीशन। क्योंकि बचपन से जो है क्लास 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो भी आए सारे के सारे एग्जिट एग्जाम रहे हैं। एंट्रेंस एग्जाम बहुत सारे बच्चे, 90% बच्चे होते हैं ऑलमोस्ट, ओलंपियाड वगैरह जिन्होंने नहीं दिया उन सब के लिए ये शायद पहला लाइफ का एंट्रेंस एग्जाम है। तो एंट्रेंस एग्जाम का मजा ही अलग है। एंट्रेंस एग्जाम को दीजिए, उसमें क्वालिफाई करने के लिए प्रिपरेशन करिए, अपने आप को उस तरीके से प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना एंट्रेंस एग्जाम के अगर आप शॉर्टकट में मेडिकल सीट या इंजीनियरिंग सीट हासिल करना चाहते हैं थ्रू सम अदर मींस, अब्रॉड जाके हो या जो भी हो, तो मैं कहूंगा कि ये आप शॉर्ट टर्म में गेन के लिए लॉन्ग टर्म का एक स्कोप छोड़ दे रहे हैं। लाइफ में पछतावा रह जाएगा कि अच्छा अगर आपने नीट दिया होता तो शायद इंडिया में हो जाता। तो वो पछतावा मत रखिएगा। थ्रू आउट नीट का प्रिपरेशन अगर आपने किया है, अभी और 2-3 महीने जो भी है गवर्नमेंट का जो नोटिस है कि 13 सितंबर तक होगा, तो उसको प्रिपरेशन अपना जारी रखिए। और कोई भी दूसरे तरह के अफवाहों में मत जाए कि एग्जाम कैंसिल होगी या होगी तो अब्रॉड चले जाइए, वहां एग्जाम नहीं देना होगा। इस तरीके की अफवाहों में मत जाइए, ना ही ऐसे जगह कहीं पर अप्लाई करिए, क्योंकि हर कंट्री का अपना अलग अलग एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। हम एडवांटेज डिसएडवांटेज में तभी जाएंगे जब पहले आप कंपीट कर पाते हैं उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप एलिजिबल होते हैं। बिना एलिजिबल हुए जस्ट घुस जाना ये सही नहीं है। बहुत सारे लॉजिक दिए जाते हैं कि 16 लाख बच्चे हैं, सिर्फ 70,000 सीट है, तो जो सो कॉल्ड कंसल्टेंट है वो कोशिश कर रहे हैं उन सब बच्चे को जस्टिस दिलाने का, नीट कैंसिल करवा करके। मैं उन सारे सबसे मैंने पूछा है ओपन फोरम में कि ये जो आप जस्टिस दिला रहे हैं कितने बच्चे को जस्टिस दिला रहे हैं, क्योंकि अब्रॉड कितने बच्चे जाते हैं, 5 से 10,000 बच्चे, 15,000 बच्चे। तो ये जो जस्टिस के नाम पे
आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करके दे रहे हैं वैसे लोगों को जो बच्चों को मिसगाइड कर सके। क्लास 12 के तक बच्चे अभी वर्ल्ड को समझ नहीं पाते हैं। अभी आप एक सब्जेक्ट नॉलेज से निकल के आप कॉलेज लेवल पे जा रहे हैं। अब आपका पाला पड़ेगा एक्चुअल वर्ल्ड से। अभी तक आप स्कूल की दुनिया में थे, पेरेंट्स के गाइडेंस के अंदर थे, पेरेंट्स के कंट्रोल में थे। अब धीरे धीरे आप पेरेंट्स से निकल, हाथों से निकल करके आप रियल वर्ल्ड की तरफ जाएंगे, जहां पर आपको कुछ डिसीजन बिना पेरेंट्स से पूछे लेनी पड़ेगी, खुद डिसीजंस लेने पड़ेंगे। बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी जो आप पेरेंट्स नहीं समझ पाएंगे। तो इस समय वो 16 लाख बच्चे हैं जिनमें से 10,000 बच्चों का एडमिशन होगा अब्रॉड में, नीट हो या ना हो इन बोथ केस। तो नीट हटा देने से क्या, वो बाकी 8 लाख बच्चों को स्कोप मिल जाएगा कि भाई वो भी मेडिकल पढ़ सकते हैं। लेकिन उनकी कैपेबिलिटी को आप कैसे जज करेंगे? जस्ट 12th के बेसिस पे नहीं होती, क्योंकि एंट्रेंस और एग्जिट एग्जाम का डिफरेंस है। दोनों, कई लोग बोलते हैं भाई 12th भी अच्छे मार्क्स हुए तो वो तो मेडिकल पढ़ ही सकते हैं। मैं इनको नहीं मानता, क्योंकि एंट्रेंस और एग्जिट एग्जाम के प्रिपरेशन का तरीका, एग्जाम देने का तरीका, ये सब काफी अलग है। और वो मीन करता है आपको, वो जरूरत है आपको अपने आप को जज करने के लिए। नहीं तो एक साल ड्रॉप करिए और खुद को उस लेवल के तक बनाइए, क्योंकि ये बात सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज की नहीं है, बात है वे ऑफ प्रिपरेशन, बात है वे ऑफ कंपटीशन, बात है आप अपने माहौल को, मतलब अपने चारों तरफ जो देख रहे हैं, चारों तरफ जो आपका कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके बीच में रह के परफॉर्म करना। एक बहुत अच्छा क्रिकेटर लेग प्रैक्टिस बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन जब आप जाते हैं मैदान के बीच में और पूरे क्राउड के बीच में जब रन बनाते हैं, तब उसका फर्क बहुत अलग होता है। और यही रीजन है कि अभी क्रिकेट रिज्यूम भी अगर होता है, सारे प्लेयर बोल रहे हैं कि बिना क्राउड के उनका परफॉर्मेंस उनको खुद भी नहीं पता कैसा रहेगा, क्योंकि क्राउड उनको वो बूस्ट करता है। क्राउड, कई को क्राउड इंस्पायर करता है, कईयों को क्राउड डरा देता है। तो ओवर द टाइम चैंपियन वही बनता है जो इस क्राउड में, जब दुनिया की नजरों में अच्छा कर पाए। तो वही एंट्रेंस एग्जाम का मजा है, जब आप सबकी नजर में है, सबके बीच में और सबसे compete कर रहे हैं और उसमें आप परफॉर्म कर रहे हैं। ये शायद एग्जिट एग्जाम क्लास 12 के टाइप में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें क्वेश्चन के ऑप्शंस रहते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, इसमें आंसर करिए या वो आंसर करिए, तो आपके पास बहुत ऑप्शन रहते हैं टू परफॉर्म। बट एंट्रेंस एग्जाम में आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ सब्जेक्ट चेक होता है। तो ये डेप्थ ऑफ सब्जेक्ट, अगर आपको खुद नहीं विश्वास हो कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज है, आपका प्रिपरेशन आपको वो डेप्थ दे पाता है, आप फट से इंजीनियरिंग या मेडिकल का कोर्स में एडमिशन ले लेंगे और वहां जाके देखेंगे वापस तो वही डेप्थ आपको पर चाहिए, तो वहां फेल होने से बेटर है कि यहीं पर आप अपने आप को जज कर ले, या यहीं पर अपने आप को उस लेवल का प्रिपरेशन दे दें। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन 1 साल बचाने के चक्कर में कुछ गलत डिसीजन ना ले। यही मेरा ओवरऑल ये सेशन करने का मतलब था। सेशन कंडक्ट करने का मेरा जो टारगेट था कि 12th के बाद जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं, उस फील्ड पे प्रॉपर रिसर्च करें। फट से किसी कंसल्टेंट या किसी के बोले हुए बातों पे मत जाएं। जिस फील्ड को आप चूज कर रहे हैं उस पे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में हैं, उसको देखें। अवॉइड करें सिर्फ किसी की बातों को पढ़ लेना कि यही बेस्ट है। जो भी अपने फील्ड को या खुद को बेस्ट बोलता है, समझ लीजिए कहीं ना कहीं उसमें इंफॉर्मेशन लैक है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है एंड ओवर द टाइम हर फील्ड चेंज होता रहता है। अभी पैंडेमिक के समय कई लोगों को रियलाइज हुआ कि इंजीनियरिंग का फील्ड शायद बहुत अच्छा नहीं है। बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इस बार क्लोज हो जाएंगे क्योंकि उन्हें एडमिशन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि इंजीनियर्स को जॉब ही नहीं मिल रहा है। वही मेडिकल के करियर या पैरामेडिकल का करियर में काफी बूस्ट होने वाला है इस साल, क्योंकि सभी को समझ में आ रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा एक शॉर्टेज है। करियर एज अ करियर अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज में जाते हैं तो वहां पर बहुत बड़ा एक शॉर्टेज है इंडिया में, हेल्थ प्रोवाइडर, हेल्थ सप्लायर, मतलब हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज का। तो पैरामेडिकल हो, मेडिकल हो, एमबीबीएस हो, बीएससी नर्सिंग हो, इन सब जगह पे एज अ करियर अगर आप चूज करते हैं, एज अ जॉब, यहाँ पर बहुत बड़ा स्कोप है कंपेयर टू अदर टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग वगैरह। तो ऐसा नहीं है, लेकिन कि अब वही बात है कि अगर आप आईआईटीज में इंजीनियरिंग करें तो ऑब्वियसली आपका करियर बहुत अच्छा बना हुआ है, क्योंकि आप आईआईटी का एंट्रेंस में आप घुसते ही हैं तो आपको समझ में आता है कि आईआईटी में आप जब एंटर मार रहे हैं तो आपका एंट्री के समय ही आपका एक बहुत अच्छा लेवल चेक हो जाता है। तो वो लेवल चेक आप हर जगह भी करवाइए, कहीं पर भी जाके किसी भी कॉलेज में जहाँ डायरेक्ट एडमिशन के लालच में मत जाइए, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन के बाद भी आपको उसी कंपटीशन से जाना पड़ेगा जिस कंपटीशन को अवॉइड करके आप डायरेक्ट एडमिशन को चूज किए। तो यही है ओवरऑल आज का फंडा। आज का फंडा यही है कंप्लीट तरीके से कि आप जिस कोर्स को सिलेक्ट करें, जिस कॉलेज को सिलेक्ट करें, जिस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें, उस पर रिसर्च करें और कोई भी शॉर्टकट में एडमिशन ना लें। जस्ट डायरेक्ट एडमिशन वर्ड, आज ही न्यूज़पेपर में देख रहा था भर भर के आए डायरेक्ट एडमिशन इस कॉलेज में, डायरेक्ट एडमिशन उस कॉलेज में। देखिए सर, डायरेक्ट एडमिशन बोल के कुछ नहीं होता है। आपका एडमिशन आपके कैपेबिलिटी पे होता है या फिर पैसे पे होता है, और अगर आप पैसे के बेसिस पे एडमिशन करा रहे हैं और डायरेक्ट एडमिशन, सो कॉल्ड डायरेक्ट एडमिशन रादर देन मैनेजमेंट कोटा एडमिशन,
को आप पब्लिश करके उसको पीछे फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एडमिशन के बाद भी आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एडमिशन हो गया तो ये गवर्नमेंट जॉब लग गई, एडमिशन के बाद आपका एजुकेशन शुरू होगा। तो अगर आप अभी अभी किसी भी तरीके से कंपटीशन से डर रहे हैं तो फ्यूचर में जाके तो आपको कंपटीशन बढ़ते जाएगा, वो क्लास में आपके स्टूडेंट्स के साथ कंपटीशन हो या जिस भी तरह का कंपटीशन। तो यही था आज का छोटा सा सेशन, और मैं ज्यादा लंबा इस सेशन को नहीं लूंगा, क्वेश्चंस काफी सारे आए नहीं है, तो मेरे ख्याल से व्यूअर्स बाद में ही सारे वीडियो को देखेंगे। तो एक अर्जेंट तरीके से मैं लाइव में आया, ऐसे नॉर्मली मैं संडे को लाइव करता हूँ, बट एज सीबीएसई और आईएससी के रिजल्ट निकल चुके हैं, तो उन सारे बच्चों को कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगा जो अच्छे से पास किए हैं। लेकिन अब जा करके आप एक्चुअल वॉर में उतरे हैं, इस वॉर में प्लानिंग का इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन आपको नेट पे मिलेंगे, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स भरे रहेंगे, आप जैसा सर्च करते हैं गूगल पे वैसे चीज आपको चेस करती है। फेसबुक में आप 2 कॉलेज पे क्लिक करिए तो आपको हजारों कॉलेज के एडवर्टीजमेंट आने लगेंगे। ये सब एडवर्टीजमेंट के धंधे से समझिए, खुद को बचाइए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन सर्च करिए, प्रॉपर नॉलेज सर्च करिए। कोरा वगैरह है जहां पर आप अपने जिस फील्ड को आप चूज करें उनके सीनियर से बात करें या कोशिश करिए, क्योंकि कंसल्टेंट्स इतने ज्यादा भर चुके हैं कि आप राइट इन्फॉर्मेशन और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पे डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। तो गवर्नमेंट के दिए हुए वेबसाइट्स को ही फॉलो करिए। गवर्नमेंट का जो यूनिवर्सिटीज है उनके गाइडलाइंस है, एआईसीटी के गाइडलाइंस, यूजीसी के गाइडलाइंस या एमसीआई के गाइडलाइंस, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं उन सबको पढ़ें, उन सबके वेबसाइट्स पे जाएं, उन सबके वेबसाइट्स पे जा करके सिलेबस को, कॉलेज का रैंकिंग देखें। नेशनल इंस्टीट्यूट एनआईआरडी बोल करके एक वेबसाइट है जहां पर जस्ट मोमेंट में आपको शेयर कर देता हूँ, जहां पर आपको रैंकिंग ऑफ कॉलेजेस मिल जाएगी, तो रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज मिल जाती है। तो इंडिया में अलग अलग कॉलेजेस की रैंकिंग क्या है, इंडिया में अलग अलग कॉलेज की यूनिवर्सिटीज की पोजीशन क्या है, ये NIRF India.org, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो इसमें आप जाएंगे तो आपको अलग अलग कॉलेज अलग अलग फील्ड के हिसाब से आपको मिल जाएंगे, वहां से आप कॉलेज की रैंकिंग देख सकते हैं। और जब भी रैंकिंग देखें, प्रीवियस ईयर की रैंकिंग भी जरूर देखें और उनके पैरामीटर्स को जरूर देखें। अगर कोई कॉलेज टॉप में है, मिरांडा कॉलेज हुआ, लेडी श्रीराम कॉलेज हुआ, हिंदू कॉलेज हुआ, अलग अलग ये सब कॉलेज के किस पैरामीटर के हिसाब से उनको रैंक टॉप पे रखा गया है, उस पैरामीटर्स के हिसाब से ही आप भी जब अब्रॉड का सिलेक्शन करें या फिर इंडिया के किसी प्राइवेट कॉलेज का सिलेक्शन करें तो ये सब पैरामीटर्स का जरूर ख्याल रखें। क्योंकि ऐसे ही जस्ट किसी के बोलने पे और किसी मैगजीन पे टॉप आने से कोई कॉलेज टॉप पे नहीं आ जाता। गवर्नमेंट एमएचआरडी का अपना अलग फ्रेमवर्क है, तो एमएचआरडी की रैंकिंग को ही मैं सबसे सही रैंकिंग मानता हूँ। इसमें कई सारे इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी नेगेटिव है। कई सारे अच्छे इंस्टीट्यूट भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कई सारे खराब इसमें पार्टिसिपेट करके रैंक ऊपर दिखा रहे हैं। तो आपको जज करना है अगर आप इस सब रैंकिंग में जाते हैं कि पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट का किस पैरामीटर्स के बेसिस पे उनकी रैंकिंग की गई है। रैंकिंग में कई तरह की पैरामीटर्स यूज होती है, पैरामीटर्स वो लोग देखते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब भी कॉलेज में जाते हैं, किसी भी फील्ड में जाते हैं, आपको अच्छा स्टूडेंट बनाने में टीचर का ही सबसे बड़ा हाथ रहता है। तो ये टीचर का, एक टीचर अगर हजारों बच्चों को पढ़ाने लगे तो उनका फोकस उन बच्चों को सिर्फ पढ़ाने पर रह जाता है, उनका मेंटरशिप, उनका गाइडेंस पे नहीं रह जाता है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छे यूनिवर्सिटी में होना। तो टीचर स्टूडेंट रेशियो हर अपने कॉलेज का जरूर देखें, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो। अगर टीचर स्टूडेंट रेशियो आपके टॉप यूनिवर्सिटीज और टॉप कॉलेज के लेवल का नहीं हो रहा है तो आप उस कॉलेज को अवॉइड करें, भले वो इंडिया में हो चाहे। तो बस आज इस सेशन को यहीं पर हम सोचते हैं अब समाप्त करें। ज्यादा क्वेश्चन तो आया नहीं, ज्यादा कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। तो बच्चे अभी भी सीबीएसई के रिजल्ट को लेकर के काफी उत्सुक है। कोई अपने अपने बच्चों अपने अपने स्कूल में गए होंगे या स्कूल से देख रहे हैं मार्कशीट कैसे मिलेंगे। कुछ बच्चों का 400 से ऊपर बच्चों का अभी भी रिजल्ट पेंडिंग है, मैक्सिमम में दिल्ली में, वो भी अपने अपने जगह पर लगे हुए हैं। इन सबसे रिलेटेड कुछ भी हेल्प हो, अगर हमसे कुछ हो पाएगा आप जरूर हमें बताएं, कॉन्टैक्ट करें, वी डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। और इस तरह के और भी वीडियोस और लाइव सेशन को अटेंड करने के लिए हमारे एस्पायरिंग लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। एनीवेज, नमस्कार। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में जिन्होंने भी देखा है उन सबको वेरी वेरी थैंक यू सो मच।